हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेज पर, जहां हम लोग भारतीय राजव्यवस्था का सेशन जो है कवर कर रहे हैं। तो भारतीय राजव्यवस्था के सेशन के अंतर्गत हम लोग जो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का जो है सेशन कवर कर रहे थे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें हम लोग कवर किए थे। अभी एक पार्ट हम लोग इसका और पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो है प्रेसिडेंट का जो टॉपिक होता है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है संभवतः जो है हर एग्जाम में ज़्यादा करके पूछा जाता है। इसीलिए जो है हम लोग इसको दो टॉपिक में और जो क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत बचा है उसको कवर कर लेते हैं, जिससे क्या होगा आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। जितने भी एमसीक्यू यहाँ से बनने वाले हैं या जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सब आपका कवर हो जाएगा। तो आप जो है दोस्तों तक अपने सेशन शेयर करिएगा और देखिएगा जितना क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं उसको आप बताने का प्रयास करिएगा। और अगर कहीं भी पढ़े हैं हम मतलब कहीं भी किसी भी कोचिंग में पढ़े हैं तो डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्या जहाँ पढ़े हैं क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं वहाँ के पढ़ने से? तो देखेंगे आपको जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी देखने को। तो इसको सॉल्व करिए आप लोग। देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश, अध्यादेश मतलब होता है ऑर्डिनेंस। ये कह रहा संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक जो है रखा जाना आवश्यक है। तो ये जो ऑर्डिनेंस होता है जो जारी किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, ये क्या कह रहा है, कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है। तो कह रहा 1 मंथ, 6 वीक्स, 6 मंथ, 8 मंथ है। तो कौन सा है सही उत्तर आप बताइए मित्रों। सही उत्तर आपका रहेगा कौन सा, इसमें आप बताइए कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। पहले इसके बारे में भी आप जानिएगा। ऑर्डिनेंस क्या होता है, जैसे हमारा जो है संसद होता है वो हमेशा तो चलता नहीं है। आप जानते होंगे पार्लियामेंट जो होता है मेरा अपना भारत का पार्लियामेंट है, तो वो हमेशा तो चलता नहीं है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो उसके बीच में जो है कहा भी गया कि जो है 6 मंथ से जो है ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ऐसा होता है कि वो 6 महीने के गैप के अंदर है, कई बार ऐसा होता है कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय आ जाता है कि वहाँ जो है ऐसा कानून बनाना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा देश एक लोकतंत्र है और कानून के तहत चलता है, तो कानून बनाना जरूरी हो जाता है। इसीलिए दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी जब संसद जो है सत्र में नहीं है, सेशन में नहीं है, तो कानून की ज़रूरत पड़ती है बहुत इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी में कह लीजिए कानून की ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रेसिडेंट को, भारत के प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि वो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जो है निकाले। ऑर्डिनेंस भी एक जो है कानून का रूप जो है होता है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को आपका जो है 6 सप्ताह में कितना, यहाँ जो है आपका सही उत्तर रहेगा 6 वीक्स। 6 वीक्स में जो है संसद में अगर संसद चालू हो गया तो वहाँ जो है पास कराना होगा। लेकिन अगर टोटल देखेंगे तो जो ऑर्डिनेंस का जो टाइम होता है वो 6 मंथ का होता है। क्यों? क्योंकि संसद का जो है पार्लियामेंट का जो सेशन होता है, पार्लियामेंट के सेशन के बीच में जो है कहा गया 6 मंथ से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी आपका ऑर्डिनेंस का जो टाइम होता है टोटल वो 6 मंथ होता है, लेकिन उसको जो है 6 वीक्स के अंतर्गत जो है उसको पास कराना होता है, संसद में जो है लाना होता है। तो ये इसका सही उत्तर आपका रहेगा कितना, 6 वीक्स। तो याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिएगा कई बार पूछा गया है मित्रों, तो इसको जो है ध्यान से देखना है ये जो है, क्योंकि यहाँ जो कंफ्यूज होता है क्वेश्चन। और ऑर्डिनेंस भी क्या होता है आपको बता ही दिए। कह रहा भारत के राष्ट्रपति के पास जो है कौन सी वीटो शक्ति होती है। विच वीटो पावर डज दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव। तो ये कौन सा वीटो शक्ति जो होता है राष्ट्रपति के पास होता है, जस्ट 1 मिनट, ये आपको बताना है कौन सा वीटो शक्ति जो है होता है राष्ट्रपति के पास है। पूर्ण निषेध, कंप्लीट प्रोहिबिशन, निलंबित निषेध, सस्पेंडेड प्रोहिबिशन, पॉकेट वीटो होता है यहाँ। तो ये जो है पॉकेट वीटो, निषेध या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। तो कौन सा है आपको बताना है। सही उत्तर है कौन, इसमें आप बताइए मित्रों। सही उत्तर आपका रहेगा उपरोक्त सभी। यानी भारत के प्रेसिडेंट के पास जो है ये जो है सभी वीटो होता है। वीटो मतलब क्या होता है, एक जो कह लीजिए कि कहते नहीं है 5 देश पूरे विश्व में उनके पास वीटो पावर है, तो वही वीटो पावर होता है। प्रेसिडेंट को वीटो पावर दिया जाता है किसी भी बिल को जो है पुनः जो इस संसद ने बिल पास किया, पार्लियामेंट ने जो है बिल पास किया, तो उसके पास वीटो इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो है जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति पॉकेट वीटो है, बिल पास करने के बाद भी जो राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाता है, क्योंकि जो संसद का पार्ट होता है राष्ट्रपति, तो सिग्नेचर के लिए गया उसको। लेकिन वो कई बार जो है बिल को अपने पास क्या कर लेता है, रिजर्व रख लेता है, पॉकेट में अपने रख लेता है। तो वो होता है कई बार उसको जो है निषेध कर देता है, निलंबित कर देता है बिल को। तो ये सब पावर आपकी हमारे के यहाँ होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, तो ध्यान रखना है।
वीटो पावर इसलिए उसको जो है दिया जाता है, किसको दिया जाता है? प्रेसिडेंट को दिया जाता है। और राज्य में देखेंगे, स्टेट में देखेंगे तो गवर्नर को दिया जाता है। अगला कह रहा है राष्ट्रपति अपनी क्षमादान क्या होता है? पार्डन है, पार्डन पावर। जस्ट 1 मिनट। तो ये क्षमादान होता है, पार्डन शक्ति, पार्डन पावर जो होता है, इसका प्रयोग निम्न में से जो है किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज कर सकता है हिज पार्डन पावर इन केस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। तो ये आपको बताना है, यानी जो राष्ट्रपति के पास जो है पार्डनिंग पावर होता है, किसके तहत होता है दोस्तों मित्रों? किसके तहत होता है? आर्टिकल 72 के तहत जो है इसके पास पावर मिलता है, पार्डनिंग पावर होता है। और गवर्नर को भी पावर मिलता है पार्डनिंग का, तो गवर्नर वाले चैप्टर में आपको विशेष रूप से बताएंगे। लेकिन आपको ये जानना है कि ये पार्डनिंग पावर जो होता है, क्षमादान करने की शक्ति होती है, ये किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होता है आर्टिकल 72 के तहत। तो इसमें कह रहा है कौन सा पावर उसको दिया गया है, तो कौन कौन दिया गया है? मृत्युदंड का जो है वो क्षमा कर सकता है क्या? या कोई अगर सैनिक या मिलिट्री जो है कोर्ट अगर किसी व्यक्ति को जो है सजा दिया है, उसको पनिश किया है, तो क्या मिलिट्री जो कोर्ट है उसको सजा दिया, क्या उस व्यक्ति को भी वो राष्ट्रपति क्या कहता है माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है? या फिर अगला कह रहा है ऐसे मामले में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के जो है अंतर्गत आते हों, तो क्या जो संघीय कार्यपालिका है यानी ऑन पनिशमेंट imposed in case which fall within the jurisdictions of the union executive, इसके अंतर्गत जो आता है, क्या उसके तहत जो दिया गया सजा होता है, या भारत सरकार के क्षेत्र में जो अंतर्गत आता है, क्या उसके अंतर्गत जो सजा दिया जाता है क्या उसको भी माफ कर सकता है? और उपरोक्त में से उपरोक्त सभी कह रहा है यानी ऑल ऑफ दी अबव। तो कौन सा जो है पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को, ये बताना है मित्रों। तो आप बताइए, कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा पावर जो है राष्ट्रपति को दिया गया कि वो क्षमा को जो है क्षमा कर सकता है किसी व्यक्ति को। तो सही उत्तर आपका रहेगा तीनों केस में, यानी सभी केसों में ये जो है राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो जो है किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। यानी अगर किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया, तो डेथ दे दिया गया, डेथ पेनल्टी दे दिया गया, तो उस व्यक्ति को अगर प्रेसिडेंट चाह रहा है, हालांकि देखिएगा प्रेसिडेंट को कहा गया है कि प्रेसिडेंट को दिया गया ये पावर, लेकिन वो जो है जो मंत्रिपरिषद होता है या मंत्रिमंडल कह लीजिए, उसके जो है राय पर यही उसको जो है सजा को जो है माफ किया जाता है। ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहा जाता है कि हाँ राष्ट्रपति ने माफ कर दिया, लेकिन वो जो है मंत्रिपरिषद कहता है तभी वो जो है राष्ट्रपति माफ करता है। अगर किसी सैनिक अदालत द्वारा भी उसको जो है दे दिया गया है कोर्ट सजा, तो सैनिक अदालत के द्वारा भी दिया गया सजा को जो है माफ कर सकता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है? कल वाले टॉपिक में, कल मतलब पिछले वाले टॉपिक में दोस्तों जब बताए थे आप लोग को, तो आप ध्यान दिए होंगे, मैंने क्या कहा था? तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो क्या जब ये मिलिट्री कोर्ट अगर कोई सजा दे रही, तो जब जिसका मुखिया ही प्रेसिडेंट है, पूरे मिलिट्री सिस्टम को जो कंट्रोल करने वाला आपका जो है क्या है? प्रेसिडेंट है, तो क्या उसके द्वारा दिया गया सजा को भी वो माफ कर सकता है? और जहां जहां भारत सरकार का जो है संघीय कार्यपालिका क्षेत्राधिकार है, उसको भी माफ कर सकता है। तो ये यानी आप सभी स्थितियों में जो है आर्टिकल 72 के तहत जो है प्रेसिडेंट क्या करता है? क्षमादान को जो है क्षमा कर सकता है, व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जो है जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था, यानी भारत के जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी एक ऐसे मामले में अपनी पॉकेट वीटो का जो है यूज किए थे। पॉकेट वीटो मतलब पॉकेट वीटो मतलब जैसे संसद ने कानून बनाया, राष्ट्रपति के पास गया क्या क्या करने के लिए? सिग्नेचर करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए गया। राष्ट्रपति ने उसको अपने पास रख लिया, उसको ना कुछ बोला, उस पर ना कुछ कहा, सिर्फ क्या किया? उसको अपने पास रख लिया और वो मतलब संसद को भेजा ही नहीं। वो ऐसे करके बिल जो है क्या हुआ? पेंडिंग हो गया और निरस्त हो गया। तो किस मामले में ऐसा कहा? एकमात्र ऐसा मामला आया था जिसमें राष्ट्रपति ने जो है पॉकेट वीटो का यूज किया था। तो इसमें कौन सा मामला है? हिंदू कोड बिल, या जो है पेप्सू जो है विनियोग विधेयक, या भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक यानी द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट, या दहेज प्रतिषेधक विधेयक, डाउरी प्रोहिबिशन बिल। इसमें से कौन सा जो है ऐसा बिल था जिसमें जो है भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था दोस्तों? तो कौन सा सही रहेगा आपका? सही उत्तर आपका रहेगा ये जो है इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट आया था। कब आया था? ये 1986 में आया था। और उस समय प्रेसिडेंट आपके कौन थे?
तो ज्ञानी जैल सिंह उस समय जो है प्रेसिडेंट थे, उन्हीं ने जो है इसको जो है रोका था पॉकेट वीटो का प्रयोग करके। तो ये बात आपको ध्यान रखना। पहला ऐसा केस आया था, देखिए नाम सीधे कहा गया, एकमात्र, ओनली, क्या कह रहा है, एकमात्र, यानी ओनली जो है वन केस ऐसा आया है। देखिए यहाँ जो है लिखा है ओनली केस ऐसा हुआ है जो इसमें इसका पॉकेट वीटो का प्रयोग इसमें किया गया है। अगला दोस्तों देखिएगा, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए जो है लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके जो है राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को डैश डैश डैश, मतलब यानी आपको बताया ना क्या है, संसद के पास अथॉरिटी है क्या करने के लिए, बिल पास करने के लिए। तो संसद अगर बिल कोई पास किया, लोकसभा यहाँ कहा है, तो लोकसभा अगर किसी बिल को पास किया, अब वो पास किया, फिर उसको जो है राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने उसको फिर पुनर्विचार करने के लिए जो है रिकंसीडर करने के लिए कहाँ भेज दिया, जो है देखिएगा रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, कहाँ भेज दिया, फिर जो है लोकसभा को भेज दिया। राष्ट्रपति के पास गया वो बिल, फिर वो भेज दिया कहाँ, लोकसभा में भेज दिया, संसद में भेज दिया। तो क्या फिर लोकसभा ने फिर उसको पास कर दिया, रिसेंट उसको कर दिया पास करके। तो क्या अब राष्ट्रपति के पास क्या पावर है कि वो क्या कर सकता है, यानी वो उसको पुनः लौटा सकता है, कैन बी रिटर्न, पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है, या अनुमति देगा, या सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा। मतलब आर्टिकल 143 के तहत उसको पावर मिलता है सुप्रीम कोर्ट का अनुमति लेने के लिए किसी भी जो है मामले पर। तो वो कह रहा है कि उसके पास क्या बचा है राष्ट्रपति विधेयक को, अब क्या करेगा, तो ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा, सही क्या रहेगा, बिल अलाउ, यानी वो अनुमति अब दे देगा। क्यों, क्योंकि जो है पुनः उसने जो है लोकसभा ने या संसद ने जो है पुनर्विचार उस पर कर लिया है, रिकंसिडरेशन कर लिया है कि हाँ बिल में, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति ने कुछ किसी भी बिल में जो है 10 टॉपिक आया, 10 टॉपिक के लिए वो कानून जो है बन रहा है, बिल आया है, उसमें से 2 टॉपिक जो है राष्ट्रपति को लगा, प्रेसिडेंट को लगा कि वो टॉपिक जो है इसको चेंज करना चाहिए। राष्ट्रपति ने ऐसे कह के कर दिया कि इस बिल को जो है रिकंसिडरेशन करिए, इस पर पुनर्विचार करिए। फिर वहाँ बिल गया, कहाँ गया, लोकसभा में गया या संसद में गया। इस 2 टॉपिक पे जो है उन्होंने विचार किया, कहा उन्होंने कि नहीं ठीक है इसको पास करिए, फिर वो राष्ट्रपति के पास फिर से आएगा तो राष्ट्रपति उसको पास कर देगा। और ऐसा जो है पुनर्विचार करने के लिए, भेजने के लिए बहुत देखिएगा बहुत इसका बहुत लाभ मिला जो है आपके पास्ट में। क्यों, क्योंकि पास्ट में ऐसा केस आया था, जब राष्ट्रपति के पास वो भेजा गया तो मतलब क्या करने के लिए, उस पर सिग्नेचर करने के लिए बिल को, तब राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया। किसको भेज दिया, संसद को भेज दिया, और संसद ने पुनर्विचार करके उस बिल को पास नहीं किया। देखिए, तो इसका बहुत महत्वपूर्ण जो है आपका लाभ होता। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर खाली देखने के लिए नहीं है, ये आप जानिएगा, कई बार पुनर्विचार करने के लिए भेजता है, सरकार गिर जाती है। अगला कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग यानी इम्पीचमेंट है, क्या है, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट मतलब है कह लीजिए उसका हटाने के प्रोसेस जो है उसको महाभियोग अधिकरण का जो है भाग नहीं है। यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट बट इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिज इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग। तो मैं आपको कल ये बता चुका था, कल मतलब पिछले सेशन में, कि मतलब प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो ये तो कह रहा है कि कौन, राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन का भाग है, लेकिन उसके जो इम्पीचमेंट होता है यानी जब उसका हटाने का प्रोसेस चालू होता है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो पहले ये जानिएगा, कह रहा लोकसभा, राज्यों की विधान परिषदें, राज्यों की विधानसभाएं और राज्यसभा, तो कौन उसको जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस में जो है वो शामिल नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिमाग लगा के अगर सोचेंगे तभी आप सही कर पाएंगे। तो सही उत्तर आपका रहेगा इसमें विधानसभा, यानी स्टेट जो असेंबलीज होती हैं, लेजिस्लेचर होता है, यहाँ स्टेट असेंबली कह लीजिए, वो जो है उसके पास ही पावर होता है, पावर नहीं होता है कि उसको हटाने के लिए वो उसमें पार्टिसिपेट करे। क्यों, क्योंकि मैं आपको बताया था कि प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन करता है, तो जो हमारा संसद है, हमारा पार्लियामेंट है, उसके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर, याद रखना, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्त, वही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कौन, इलेक्टेड मेंबर, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो किसके, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब आपका क्या हो गया, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा, इसके जो है इलेक्टेड मेंबर।
क्यों? क्योंकि जो है आप जानते होंगे राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही मनोनीत किया जाता है, तो उसको उसमें पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता है इलेक्शन में। फिर अगला कौन हो गया? जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, स्टेट के जो है असेंबली होते हैं, वो भी कौन? स्टेट की असेंबली, विधानसभा जिसे कहते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी इलेक्टेड मेंबर, ओनली इलेक्टेड मेंबर इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर अगला कौन आएगा? जो हमारा दिल्ली है और पुडुचेरी, इस जो है ये क्या है? ये हमारे क्या है? केंद्र शासित है प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है हमारे देश के, लेकिन इसमें जो है विधान जो है सभाएं हैं, तो विधान सभाएं हैं, इसीलिए जो है इसमें इसको भी शामिल किया जाता है। यानी आप देखेंगे तो कौन कौन हो गया? स्टेट असेंबली हो गया, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के दोनों जो है कह लीजिए इलेक्टेड मेंबर हो गए, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के जो है इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें? आपको बताया ना किसमें? उनके इलेक्शन में। लेकिन बट यहाँ ध्यान रखना है, रुक कर सोचना है, इसमें जो है विधान परिषदें जो है किसी भी कंडीशन में जो है पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। कहाँ नहीं करती? ना इलेक्शन में करती हैं, ना जो है उनके इम्पीचमेंट प्रोसेस में जो है आएंगी। लेकिन विधानसभाएं जो थी, लेजिस्लेचर जो था, वो क्या हुआ था? वो जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन ये जो है आपके जो है इम्पीचमेंट में जो है भाग नहीं लेगा। तो ये बातें आपको ध्यान है, ओनली और ओनली संसद के जो है, संसद यानी पार्लियामेंट के जो है सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस में। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण टॉपिक था, महत्वपूर्ण बात था, और इसको यहाँ से क्वेश्चन भी कंफ्यूज करके जो है पूछाता है। अगला क्वेश्चन मित्रों देखते हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं ना जो चीज पूछ रहे हैं? क्वेश्चन देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, इसको लगाएंगे ना तो फिर आपको लगेगा कि हाँ जो है क्वेश्चन जो है किस तरह से आता है। और ये आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं, या ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है जो है, इसीलिए क्वेश्चन को आपको बताया जा रहा। तो कह रहा भारत का राष्ट्रपति जो है इसका एक अभिन्न अंग है, यानी जो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ व्हाट? तो किसका जो है पार्ट होता है क्या? प्रेसिडेंट, संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, मंत्रिपरिषद का। तो ये किसका पार्ट होता है दोस्त? सही उत्तर आपका रहेगा ये पार्लियामेंट का जो है पार्ट होता है। कल मैं आपको कल भी बताया था, अभी आपको पहले ही बता दिया कि जो है कौन ये पार्लियामेंट किस किस से बनता, मिलकर बनता है। पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा नहीं होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा नहीं होते हैं, इसमें 3 इसके अंग होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्या होता है? क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, पास्ट में क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है। पार्लियामेंट में हमारे कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, और आपका प्रेसिडेंट होता है। क्यों? क्योंकि क्यों इसको शामिल किया जाता है, ये बताइए आप लोग, क्यों शामिल किया जाता है? तो आप जो है देखेंगे जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो पार्लियामेंट का अभिन्न अंग इसलिए होता है। क्यों? क्योंकि अगर पार्लियामेंट द्वारा कोई बिल पास किया जाता है, जब तक उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं हो जाता है दोस्त, जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होता तब तक वो बिल जो है पारित नहीं माना जाता है। और जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है तो वो बिल बन जाता है, बिल जो है एक्ट हो जाता है, कानून बन जाता है। तो इसीलिए जो है प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का जो है एक इंटीग्रल पार्ट माना गया है, अभिन्न अंग माना गया है। तो समझ में आ गया ना क्यों माना जाता है? तो इसको आपको ध्यान रखना है, यानी ये पार्लियामेंट का जो आपका पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? यानी हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपको बताना है दोस्तों। कौन से जो है मुस्लिम प्रेसिडेंट पहले थे भारत के? तो विकल्प में है आपका फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बीबी गिरी। तो कौन इसमें जो है सही है आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका रहेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये कौन से थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन आपके जो है फर्स्ट क्या थे? मुस्लिम प्रेसिडेंट थे भारत के। ये बातें आपको ध्यान रखना। और पहले ऐसे पर्सनालिटी थे, पर्सनालिटी नहीं कहेंगे सॉरी, प्रेसिडेंट कहेंगे, प्रेसिडेंट पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो अपने पद पर रहते हुए जो है डेथ कर गया था, इनका जो है डेथ हो गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी ये प्रेसिडेंट के पद पर थे, प्रेसिडेंट का चार्ज लिए थे, तभी इनका जो है डेथ हो गया था। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। अगला करा, लाभ के पद का निर्णय जो है कौन करेगा? हु विल डिसाइड द पोजीशंस ऑफ प्रॉफिट। यानी दोस्त हम आपको बताए थे कि जैसे संसद का, संसद तो अभी नहीं पढ़े हम लोग, लेकिन जैसे क्या होता है, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया,
लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया जिसमें आता है मतलब पार्लियामेंट में, और स्टेट असेंबली हो गया, उसमें आप अगर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसमें आपको लाभ का पद एक होता है, लाभ का पद आप नहीं होना चाहिए, यानी कोई सरकारी जो यानी गवर्नमेंट जॉब आप नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में इंगेज नहीं होना चाहिए। तो उसका निर्धारण कौन करता है कि ये जो है लाभ का पद है या नहीं है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो तो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो क्या उसको माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। कारपोरेशन है, निगम है, क्या उसको जो है शामिल, निगम में भी आपको नहीं शामिल किया, तो क्या अगर मान लीजिए कभी विवाद हो गया, तो कौन इसमें जो है शामिल होता, कौन इसको जो है लाभ के पद को निर्धारित करता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है या नहीं है। तो सही उत्तर आपका रहेगा कौन करता है, पहले राष्ट्रपति एवं राज्यसभा, संघीय संसद या निर्वाचन आयोग या उच्चतम न्यायालय। तो कौन करता है लाभ के पद का जो है निर्धारण, तो हमारा जो फेडरल पार्लियामेंट होता है, यानी देश का जो पार्लियामेंट होता है, वो इसको निर्धारित करता है कि लाभ का पद है या नहीं है। यानी व्यक्ति को जो है इस आधार पर हटाया जाना चाहिए कि नहीं, कि वो लाभ का पद होल्ड किया है या नहीं किया है, प्रॉफिट का जो है चार्ज लिया है या नहीं। अगला दोस्तों देखते हैं, अपने मित्र को इसको शेयर करिएगा और पूछिएगा कि इसमें से जो मान लीजिए 20 क्वेश्चन है इसमें से कितना क्वेश्चन वो जो है सॉल्व कर पाते हैं, और आप भी सॉल्व करिएगा, और उसके बाद उनसे पूछिएगा कि क्या इसका आंसर क्या होगा। मान लीजिए वो नहीं कर रहे हैं, आपके मित्र जो है वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो उनसे पूछिएगा, सॉल्व करके आप सॉल्व करिएगा, और उनसे यही क्वेश्चन सेम उठा करके पूछिएगा इसका आंसर क्या होगा। तब आपको पता चलेगा कि जो है कि वो बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। आप एक बार ट्राई करिएगा। कह रहा निम्न में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को जो है अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल एरिया जो है घोषित करने का संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है किसको है, यानी हु हैज दी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिक्लेयर एनी ऑफ द फॉलोइंग्स ज्योग्राफिकल एरिया एज ए शेड्यूल एरिया। यानी भारत के किसी भौगोलिक क्षेत्र को जो है एक शेड्यूल एरिया घोषित किया जाता है। आप सुने होंगे बोडोलैंड टेरिटरी होता है, उधर जो है पूर्वोत्तर भारत में है, ये सब एरिया होते हैं। अगर पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो कई सारे क्षेत्रों को जो है शेड्यूल एरिया घोषित किया गया है। तो उसको किसको अथॉरिटी दिया गया है कि वो शेड्यूल एरिया जो है घोषित कर सकता है, तो क्या राज्यपाल को दिया गया है, या मुख्यमंत्री को, या प्रधानमंत्री को, या राष्ट्रपति को। दोस्तों किसको दिया गया है आप बताना है आपको जो है। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये हमारे प्रेसिडेंट को जो है पावर दिया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह पावर दिया गया कि किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया को जो है शेड्यूल एरिया घोषित कर सकते हैं। और जब शेड्यूल एरिया घोषित हो जाएगा तो वहाँ जो देश का जो है जैसे अन्य एरिया होता है उसी तरह से वहाँ कानून लागू नहीं होगा, वहाँ थोड़ा सा प्रेसिडेंट के हिसाब से जो है कानून लागू होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जब हम शेड्यूल एरिया के बारे में बताएंगे तो पूरा डिटेल्स में बताएंगे। अभी हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में टॉपिक पढ़ रहे हैं मित्रों, तो प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो प्रेसिडेंट के से संबंधित जितने भी बात रहेगा उसको तो डिटेल्स में आपका डिस्कशन किया ही जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के जो है 70 यानी 70वें संशोधन अमेंडमेंट द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वह है, अभी आपको बता दिए हैं। इसमें हमको लग रहा है कि कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्या बता दिए हैं आपको, कह रहा है कि जो 270 अमेंडमेंट आया था, 17 अमेंडमेंट आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें तो जो 2 यूनियन टेरिटरी थे उनको अथॉरिटी दे दिया गया था कि आप जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। तो प्रेसिडेंट के जो है इलेक्शन में, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, कह रहा तो जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 2 यूनियन टेरिटरी हैं उनकी असेंबली जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 70वां अमेंडमेंट आया था तो वो किसको जो है शामिल किया गया था, दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली पुडुचेरी, दिल्ली दमन दीव और पुडुचेरी और दिल्ली, सॉरी चंडीगढ़ और पुडुचेरी। तो किसको जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया गया है। तो अभी हम आपको बताए हैं किसको किसको शामिल किया गया है। तो दिल्ली और पुडुचेरी जो हमारी विधानसभाएं हैं उनके मेंबर्स को, इलेक्टेड मेंबर्स को जो है शामिल करने का अधिकार दिया गया है। तो आपका बी उत्तर सही रहेगा। तो बातें आपको ध्यान रखना। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना कब इसको शामिल किया गया था। तो 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, उसके तहत जो है अथॉरिटी दिया गया था। किसको दिया गया था, दिल्ली और पुडुचेरी को। अगला है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है
चुनाव किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट चुने गए थे, तो उनका चुनाव कहाँ से किया गया था? यानी निर्वाचक मंडल द्वारा किया गया था, या भारत की जनता द्वारा किया गया था, या संविधान सभा द्वारा किया गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा, या पार्लियामेंट द्वारा यानी संसद द्वारा किया गया था? तो मित्रों बताना है आपको जो है, जो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट आए थे गणतंत्र भारत के जो है, कह लीजिए जो है, जब हमारा भारत रिपब्लिक बना था तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था, तो उनका चुनाव कहाँ से हुआ था? तो सही उत्तर आएगा, देखिएगा हमारे यहाँ संसद तब उस समय अस्तित्व में नहीं आया था, तो हमारे यहाँ संविधान सभा चलती थी, संविधान सभा ही संसद का काम करती थी, संविधान सभा ही संविधान के बनाने के लिए संविधान सभा का कार्य करती थी और संसद का भी कार्य यही करती थी। तो इनका चुनाव जो है संविधान सभा द्वारा हुआ था, बाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और इनका चुनाव कब हुआ था? तो इनका चुनाव जो है 24 जनवरी 1950 में हुआ था, 1950 में हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जो है क्या हुआ था? स्वतंत्र नहीं हुआ था, याद रखना है। क्या हुआ था? हमारा देश गणतंत्र बना था। स्वतंत्र हमारा देश कब हुआ था? देखिएगा, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को सुना हूँ दोस्तों, मैं किसी जो है एक्ट्रेस को सुन रहा था, सॉरी ध्यान नहीं नाम उनका जो है क्या था, उनका जो है क्या जो है उस समय जो है रिपब्लिक डे मनाया जा रहा था, तो उनसे कोई पूछ लिया मीडिया वाला आकर के कि क्या है इसके बारे में अंतर, तो उन्होंने जो है पूरा खेला उल्टा कर दिया। उसका मतलब क्या हुआ? खेला उल्टा कर दिया मतलब जो हमारा देश गणतंत्र हुआ था उसको स्वतंत्र बताने लगी, और उनको अंतर ही नहीं पता है कि स्वतंत्रता और गणतंत्र में क्या अंतर है। तो स्वतंत्रता मतलब हुआ 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, मतलब अंग्रेजों से जो है स्वतंत्र हो गया था, एक जो है सॉवरन कंट्री बन गया था, हमारा देश एक स्वतंत्र देश बन गया था। लेकिन जो गणतंत्र होता है वो गणतंत्र दूसरा होता है। गणतंत्र मतलब होता है जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनका जो चुनाव होगा, ना कि किसी जो है आनुवंशिक पद के द्वारा जो है उनको भरा जाएगा। जैसे ब्रिटेन में होता है, वहाँ जो है राजा होता है। राजा क्या होता है? वो जो है आनुवंशिक पद होता है, यानी राजा का बेटा या राजा का बेटी राजा बनेगा वहाँ ब्रिटेन का। यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि प्रधानमंत्री का बेटा राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनेगा। यहाँ क्या होगा? असेंबली जो है, असेंबली और पार्लियामेंट सब मिल करके इलेक्शन कराते हैं, और इलेक्शन के थ्रू जो होके आता है वही बनता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो कब हुआ था चुनाव राष्ट्रपति के लिए? 24 जनवरी 1950 को हुआ था, तो याद रखना है। तभी वही 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जो है गणतंत्र बन गया था, तब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अगला है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ है। इसको इंग्लिश में देखते हैं क्योंकि जो है इंपॉर्टेंट है। The President of India is elected by single transferable vote according to the proportional representation systems. और this implies that, मतलब जो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है, ये हम जानते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा प्रणाली यूज किया जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका निहितार्थ आप क्या निकाल सकते हैं? कह रहा है कि इसका मतलब ये होता है कि निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्य के विधान सभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसका मतलब ये हो गया, या इसका मतलब हो गया कि सभी संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों में से जो है प्रत्येक का मत जो है एक है, यानी बराबर है, इक्वल है। फिर कह रहा है सभी संसद सदस्यों और राज्यों के जो है विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या जो है ये बराबर है। जस्ट 1 मिनट, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा अंतर है, प्रत्येक का मत जो है एक है और मतों की संख्या बराबर है, ये थोड़ा सा अंतर है, नहीं तो आप दोनों एक ही समझ लीजिए। और लोकसभा के संसद सदस्यों के मतों की संख्या बराबर है। तो इसमें से कौन सा जो है ये जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है, एकल संक्रमणीय जो है संक्रमणीय मत प्रणाली, तो ये कौन सा जो है इसमें फॉलो करता है? तो सही उत्तर आपका रहेगा ये जो निर्वाचन सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या जो है ये भिन्न भिन्न होती है, यानी द नंबर ऑफ वोट्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इज डिफरेंट। क्यों? क्योंकि वैल्यू भी अलग होना चाहिए। मान लीजिए एक पार्लियामेंट का सदस्य है, सदस्य मतलब लोकसभा का, जैसे आप लोग सांसद लोग कहते हैं, सांसद जिसको कहते हैं सांसद जी, तो सांसद जी जो है पूरे राज्य के पूरे जो है एक जिले के हो गए। और विधायक जो होता है वो जो स्टेट लेजिस्लेचर में जाकर बैठता है वो एक छोटे क्षेत्र का होता है, क्योंकि एक जिले में लगभग 4, 5, 3, 2 जैसा जिला होता है वहाँ काम करता है। तो दोनों का मूल्य एक नहीं ना हो जाएगा, दोनों का एक मूल्य हो जाएगा तो वैल्यू बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ वैल्यू क्या करा? वैल्यू बराबर नहीं है, सांसद के वोट का मूल्य ज़्यादा रहेगा।
जबकि जो विधायक होते हैं इनका मोडली कम होगा। इसको आप बारीकी से समझेंगे तब पता चलेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप ग्राम के जो है मुखिया हो गए हैं, ग्राम के कह रहे हैं, जिसको जो मुखिया कहते हैं या प्रधान कहते हैं, और उनको वो कहीं वोट दे रहे हैं और आप कहीं वोट दे रहे हैं, दोनों का मूल्य बराबर हो गया तो फिर दिक्कत है ना। हाँ, प्रेसिडेंट वाला वो प्राइम मिनिस्टर वाला इलेक्शन होता है वो अलग बात हो गया। यहाँ जो प्रेसिडेंट वाला इलेक्शन है यहाँ अलग चीजें होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर वाला जब इलेक्शन होता है तो वो तो अलग चीज होता है, वो तो सबके मूल्य एक, चाहे राष्ट्रपति देगा तभी एक मूल्य होगा उसका, एक वोट उसका काउंट किया जाएगा। चाहे कोई जो है जिसके खाने के जो है नहीं है, जान लीजिए जो भीख मांग रहा है उसका भी मूल्य एक होगा। तो इसीलिए जो है गरीबों का वैल्यू बढ़ जाता है वहाँ, ये ध्यान रखिएगा। देश में ये बहुत बड़ी जो है उपलब्धि कह सकते हैं इसको, भी सबका मूल्य जो है वोटों का एक किया गया है, वो भी प्रेसिडेंट वो सॉरी पार्लियामेंट के इलेक्शन में। तो कह रहा भारत में जो है अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ जो है किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो देखिएगा, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ सीक्रेसी टू द यूनियन मिनिस्टर्स इन इंडिया? यानी जो हमारे केंद्रीय मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री, उनको शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य जो है न्यायाधीश। तो सीजीआई यानी कह रहा है, तो कौन दिलाता है? सही उत्तर दोस्तों है आपका, कौन दिलवाता है आप बताइए? सही उत्तर आपका रहेगा प्रेसिडेंट दिलवाता है। कौन दिलवाता है? कहाँ गया? भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसको जो है शपथ दिलवाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाला है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि जो किसके बिहाफ पर दिलवाते हैं? तो राष्ट्रपति जो है, पहले ये जानिए, राष्ट्रपति क्या होता है? प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है केंद्रीय मंत्रियों को जो है शपथ दिलाता है। तो प्रधानमंत्री कहेगा जिनको मंत्री बनाने के लिए, तो ये जो है उनको बनाते हैं, उनको शपथ दिलवाते हैं। हो सकता है उसमें से आपका नंबर भी आ जाए, प्रधानमंत्री के आप खास हैं, आपको कॉल आ जाए क्या बनने के लिए? मंत्री बनने के लिए। तो रेडी रहिएगा मंत्री बनने के लिए। जान लीजिए कभी भी प्रधानमंत्री का कॉल आपको जो है आ सकता है कि आपको मिनिस्टर बनाया जा रहा है। कौन सा मिनिस्ट्री सौंपा जाएगा? अब आप लोग चूज करिएगा कि आपको कौन सा मिनिस्टर जो है बनना है। शिक्षा मिनिस्टर बनना, जो है शिक्षा मंत्री बनना चाहते हैं, या डिफेंस मिनिस्ट्री, या जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, विदेश मंत्री, तो आप लोग जो है चूज करिए। अगला कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, इनमें से किसने जो है भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य किया था? तो गणतंत्र चीजें आपको हम बता दिए, जो रिपब्लिक होता है, तो इसमें कह रहा है 12 नंबर के जो है प्रेसिडेंट के रूप में कौन काम किया था। और इसके बारे में अभी एक बात और बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगा। कह रहा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम, KR नारायणन, R वेंकट रमण। तो ये आप बताइए मित्र कि कौन 12वें प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया था? आप कहेंगे नंबरिंग पूछ लिया, ये तो बहुत खराब क्वेश्चन पूछा है। नंबरिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की प्रथम राष्ट्रपति जो है यानी प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है 12वें नंबर की प्रेसिडेंट हमारी चुनी गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है, पॉइंट नोट करने वाली है, याद रखेंगे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है देश की प्रथम प्रेसिडेंट बनी थी, इसीलिए नंबर इंपॉर्टेंट है, 12वें नंबर की ये बनी थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और देश की अभी तक जो है सिंगल जो है अभी तक पहली ऐसी जो है राष्ट्रपति है जो महिला राष्ट्रपति हैं, और अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बना है, अभी बन गई है, मतलब अब ध्यान रखना है इसको, मतलब अभी तक नहीं बनी थी, अब बन चुकी हैं। कौन है? तो आप जानते होंगे कौन है, कि ये भी बताना पड़ेगा कि कौन है राष्ट्रपति। अच्छा ये बताइए कौन कौन जान रहा है कि हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है और कौन कौन नहीं जान रहा है? अगला क्वेश्चन है, ये 2007 से लेकर के 12 तक थी, इसको भी ध्यान रखना है। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला है निम्न राष्ट्रपतियों में से जो है जिस क्रम में सेवा की, उसमें जो है निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? यानी आप सीधे से मतलब है इसका क्वेश्चन का कि इसको सीरीज लगाना है कि कौन राष्ट्रपति पहले आया, कौन प्रेसिडेंट पहले आया, कौन बाद में आया, तो ये सीरीज आपको लगाना है। तो आप इसको देखिएगा, आप इसको पढ़िए, मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सही है। तो इसमें कौन सही है ये आपको बताना है। R वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह, NS रेड्डी या ज्ञानी जैल सिंह, R वेंकट रमण, ये रमण है आपका, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, NS रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, R वेंकट रमण, ज्ञानी जैल सिंह, या NS रेड्डी, R वेंकट रमण, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ये सीरीज आपको बताना है मित्रों, कौन सा सीरीज आपका सही है, ये आप पहले जो है राष्ट्रपति के चुनने के क्रम में। तो सही उत्तर आपका रहेगा B, NS रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, R वेंकट रमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये अगर चारों का सीरीज देखेंगे तो सही है, मतलब ये मिल रहा है आपका। इनका जो है चुनाव कब हुआ था? तो इनका, सॉरी जस्ट 1 मिनट,
1977 से लेकर के जो है 1982 तक इनका जो है कार्यकाल था। किनका था? एन.एस. रेड्डी का जो था। इसको ध्यान रखना है। और अगला कौन था? ज्ञानी जैल सिंह। इनका जो है 82 से लेकर के जो है 1982 से लेकर के कब तक था? तो 87 तक रहेगा। 5 साल के पूरा कार्यकाल था। फिर इनका जो है 1987 से लेकर के कब तक था? 1992 तक था। फिर अगला किसका था? इनका 92 से लेकर के जो है 97 तक रहेगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। यानी अगर चारों का सीरीज देखेंगे तो 20 सीरीज आपको जो है मिलता हुआ नजर आएगा। तो इनका हम आपको जो है डेट वाइज भी बता दिए कि कौन सा पहले आया, कौन से बाद में आया, कब कब का कार्यकाल था। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद यानी कौन सा आर्टिकल है भारतीय राष्ट्रपति को जो है संसद के अवकाश के समय जो है अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? तो मैं ऑर्डिनेंस के बारे में भी आपको बता दिया, ऑर्डिनेंस क्या होता है, कब लागू किया जाता है, क्यों लागू किया जाता है, कितने समय के अंदर जो उसको कानून पास कराना होता है, संसद में उसको पास कराना होता है, सब चीजें आपको क्लियर कर दिया। किस आर्टिकल में ये भी बता दिए थे, किसमें था आपका? आर्टिकल 1 to 3 में था। आर्टिकल 123 में जो है ये पावर दिया गया है किसको? प्रेसिडेंट को, कि वो जो है इमरजेंसी कंडीशन में जब देश संसद में जो है संसद जो है सब सेशन में नहीं है तब वो जो है ऑर्डिनेंस निकाल सकता है आर्टिकल 1 to 3 के तहत। अगला क्वेश्चन मित्रों, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी उस समय जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन भी आपको बताना है। उस समय कौन जो हमारे प्रेसिडेंट थे जो राजीव गांधी जब शपथ लिए थे? आपको पता होगा 1984 में जो है हमारे जो प्रधानमंत्री थी जिसे आयरन लेडी कहा जाता है, इंदिरा गांधी जी, उनका जो है असैसिनेशन कर दिया गया था, उनका राजनीतिक हत्या कर दिया गया था। उसके बाद जो उनका लड़का राजीव गांधी जो है क्या बने थे? प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये पूछ रहा उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? आर वेंकट रमन, एन संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा या ज्ञानी जैल सिंह जो है क्या थे प्रेसिडेंट? तो ये आपको बताना कौन उस समय प्रेसिडेंट था। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये आपके ज्ञानी जैल सिंह थे। तो ज्ञानी जैल सिंह जो है अभी आपको बताए हैं 1982 से लेकर के 1987 तक जो है ये क्या थे? देश के प्रेसिडेंट थे। तो याद रखना। और उनका जो है एसेसिनेशन कब हुआ था? 1984 में हुआ था। तो जो है इसीलिए जो है क्या बने थे वो? उस ज्ञानी जैल सिंह के समय में ये जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, पीएम बने थे। अगला है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से जो है कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? यानी देखिएगा, यानी ये प्रेसिडेंट भी बने और इससे पहले ये जो है श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर भी थे। तो कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जो लेबर मिनिस्ट्री जो संभाले हैं? तो जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, रामनाथ कोविंद, एन जो है संजीव रेड्डी। तो कौन है इसमें आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा बीबी गिरी जो है ये आपके कौन थे? बीबी गिरी जो है ये आपके लेबर मिनिस्ट्री भी संभाल चुके हैं और प्रेसिडेंट का पद भी जो है संभाले थे। तो याद रखना है। अगला है, संविधान में जो है निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यानी किस अमेंडमेंट द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा राष्ट्रपति के लिए जो है पहली बार यह अनिवार्य बनाया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है काम करेगा? तो ये बताना है आपको। यानी 24वां संशोधन आया था, 24 जो है अमेंडमेंट, 42 जो है अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट, 55 अमेंडमेंट। तो इस समय जो है काफी संघर्ष चल रहा था देश में। क्यों? क्योंकि जो है आपातकालीन जैसी स्थितियां भी इसी समय जो हमारे देश में आई थी। तो ये बताया गया कि पहले ये क्या करा? अनिवार्य बनाया गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानेगा। तो ये पहले ये बताया गया। तो किसके तहत किया गया? तो 47 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1976 में। कब आया था? 1976 में आया था। उसके तहत जो है कंपलसरी बनाया गया मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए। फिर जो है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1978 में। उसके तहत क्या किया गया? प्रेसिडेंट को जो है ये प्रेसिडेंट को कहा गया कि वो जो है मंत्रिपरिषद की लिखित मंत्रिमंडल की जो है लिखित जो है बातों को मानेंगे। मतलब वो जो है ऐसे नहीं कि हाँ मंत्रिपरिषद किसी भी चीज को कहा तो मान जाएंगे, वो लिखित जो है मानने के लिए कहा गया था। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्त आज का करंट अफेयर जो है आज का जो है टॉपिक है, देखिएगा करंट अफेयर्स याद आ रहा है।
तो आज का हम लोग का जो है पॉलिटी का सेशन यही है। प्रेसिडेंट का टॉपिक हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला टॉपिक हम लोग जो है किसके बारे में पढ़ेंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हो सकता है संसद, या संसद के बारे में ही ज़्यादा सही पड़ेगा उसके बाद। तो देखिएगा जितना क्वेश्चन बताए हैं उसको ध्यान से देखेंगे। आप देखेंगे जो है यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है इससे, और टॉपिक आपको इसलिए पूरा विस्तार से बताया गया। तो जो है सेशन अपने मित्रों तक शेयर करिएगा और उनसे जरूर जो है क्वेश्चन पे क्वेश्चन करिएगा, जिससे जो है वो मजबूर हो जाए कि जो है आपका सेशन जो है देखा जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर जो है नए सेशन में मिलेंगे, तब तक अपना जो है पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।